साहब ने करा दिया। मैं कह रहा हूँ करवाया। आप रखेंगे इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वो रखेंगे अखिल भारतीय हिंदू महासभा, वो रखेंगे हिंदू एकता दल। आजम खान का मुद्दा आप उठा रहे हैं, मुख्तार अंसारी का क्यों नहीं उठा रहे हैं? अच्छा, सवाल ये भी पैदा होगा। अतीक अहमद का क्यों नहीं उठा रहे हैं? सवाल ये भी पैदा होगा। मुझे तो ओवैसी साहब की पार्टी के नाम पे ही हमेशा एतराज रहता है। भी इस्लाम, मुसलमान, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, दरगाह, खानका, इसी का नाम ले लेकर राजनीति करना चाहते हैं। मुसलमान की सरकार कौन लाएगा? तो जी ओवैसी साहब लाएंगे। तो मतलब अब मुसलमानों की सरकार और हिंदुओं की सरकार आप बनवाएंगे। आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं हाफिज गुलाम सरवर। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, जहां उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर पूरी तरह से गर्मा गर्मी का माहौल है। सब पार्टियां लग गई हैं चुनाव में। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो पिछले 4.5 साल से गायब थी, अचानक फिर से एक्टिव हो गई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी एक है। वो इस वक्त ब्राह्मण सभा कर रही है, जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं। सतीश मिश्रा जी लग गए हैं, तो वो ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर से वही फैक्टर जो 2007 में जिसका इस्तेमाल किया था और मायावती जी सत्ता में आ गई थी, वो लगे हुई हैं। उधर समाजवादी पार्टी वही अपने कोर वोट बैंक यादव और मुसलमानों की तरफ देख रही है। लेकिन तीसरी तरफ एक और नई पार्टी की एंट्री हो रही है उत्तर प्रदेश में, जो पहले बिहार में गई थी, उसके बाद बंगाल में कुछ हासिल कर नहीं पाई। ओवैसी जी की पार्टी, ओवैसी जी आज़म खान को आगे रखकर शायद मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आज़म खान जो मुसलमानों के बड़े नेता थे, उनका क्या आश्र हुआ। तो कई सारे सवाल हैं। हमारे साथ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। सर, शुरुआत में यहीं से करता हूँ। ओवैसी जी ने शुरुआत की है आज़म खान को लेकर, तो ऐसे में जो आज़म खान से लगा हुआ जो वोट बैंक था, क्या वो उसको रिझा पाएंगे? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक चुनौती है जी। हमारे यहाँ क्या है कि जज्बाती लोगों की आबादी ज़्यादा है। अच्छा। और सोशल मीडिया के ज़रिए उनके जज्बात को उभारने का प्रयास किया जा रहा है, उभारने की कोशिश की जा रही है जी। और उनको जज्बाती बनाकर हकीकत से उनको अलग करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। देखिए, आज़म खान का मसला हो, मुख्तार अंसारी का मसला हो, अतीक अहमद का मसला हो, मसाइल एक दो नहीं है, हज़ारों है जी। सवाल उठाया जाता है, उठाया जाना चाहिए। राजनीति में यह अधिकार है, जमहूरियत में यह हक है जी कि आप सवाल उठाएं कि भाई हमारे नेता के साथ ये सब क्यों हो रहा। बिल्कुल। लेकिन ये सवाल आवाम उठा सकती है। अच्छा। खास नहीं। आवाम को यह हक हासिल है कि अगर आज़म खान के साथ गलत हो रहा है, अच्छा, तो आवाम पूछे समाजवादी पार्टी से कि भाई हमने आज़म खान को अपना लीडर बनाकर आपको दिया था, यानी कि मुसलमान उनको अपना लीडर मानते थे और समाजवादी पार्टी में वो लीडर थे। तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट जब एक मुश्त मिलता था, तो ये सवाल भी समाजवादी पार्टी से वाजिब है करना कि भाई आपने आज़म खान के लिए क्या क्या किया। लेकिन ये सवाल आवाम अखिलेश यादव से या समाजवादी के दूसरे नेताओं से पूछे, उससे पहले ही पिछले 1 वर्षों से, आज नहीं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं आज नहीं जी। मेरे पास वो रिकॉर्ड में अखबार रखे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जब बंगाल चुनाव से भी पहले ओवैसी साहब का एक प्रोग्राम हुआ था, अच्छा, उसमें भी ओवैसी साहब ने ये सवाल उठा दिया कि आज़म खान जेल है। और आपको एक बात और बता दूं कि ओवैसी साहब आज़म खान साहब से मिलने का भी इन्होंने प्रोग्राम बनाया। सिर्फ ऐलान किया कि हम मिलने जा रहे हैं। उसी दरमियान अखिलेश यादव पहुंच गए आज़म खान के घर पर। ठीक। फिर सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ फ्लैश हुआ कि ओवैसी की एक धमकी से जो है अखिलेश तिलमिला उठे और पहुंच गए घर पर। मेरा कहना है कि राजनीति में धमकी की गुंजाइश नहीं है। और क्या धमकी वाली राजनीति करनी है या राजनीति करनी है? ओवैसी साहब खुद बैरिस्टर हैं, ठीक है, और ओवैसी साहब भारत के गिने चुने मुसलमानों में दौलत में, शोहरत में और इल्म में गिने चुने मुसलमानों में उनका शुमार होता है। बिल्कुल। खानदानी नेता हैं, उनके अब्बा हुजूर भी एमपी थे जी जी। और बैरिस्टर उनके नाम के आगे। किस कॉलेज से पढ़ के आया, फिर इस पर एक बहस छिड़ जाएगी। आप बैरिस्टर हैं, आपके पास अल्लाह ने इतनी सलाहियत और इतनी दौलत दे रखी है कि आप चाहें तो कुछ भी लीगल फाइट्स कहीं भी कर सकते हैं। तो आज़म खान को सामने रखकर अखिलेश पर तंज कसने से पहले मेरा सवाल ओवैसी साहब से कि आपने आज़म खान की रिहाई
और उनको इनोसेंट साबित करने के लिए, निर्दोष साबित करने के लिए आपने क्या क्या लीगल कोशिश कौन कौन सी की, कौन कौन से प्रयास आपने किया, कहां कहां आपने इसकी पहल की, किन किन अदालतों के आपने चक्कर काटे। अगर आपने आज तक अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया, आपने जो लीगल प्रोसेस है उसमें एक कदम भी आप अगर आगे नहीं बढ़े, तो आपको यह हक हासिल ही नहीं है कि आप ये कहें कि समाजवादी पार्टी के लोग आजम खान के केस की पैरवी सही से नहीं कर रहे हैं। ये एक बात हुई। बिल्कुल। दूसरी बात है कि आजम खान खुद एक बड़े लीडर हैं। अगर शोहरत, इज्जत, दौलत की बात आती है तो कहीं अगर हिंदुस्तान में ओवैसी साहब का जिक्र है तो कहीं ना कहीं आजम खान साहब का भी जिक्र है। साहब आजम खान साहब भी कोई हम जैसे लोग नहीं हैं जिनके पास रहने के मकान नहीं, खाने के पैसे नहीं, या फिर एक बड़ा जो है सेटअप नहीं। आजम खान साहब एक बड़े लीडर, कद्दावर लीडर है, कई बार मंत्री रहे, बड़े मंत्री रहे, और विधानसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, लोकसभा में अभी मौजूदा है वो। बिल्कुल। तो उनकी बीवी विधायक, उनका बेटा विधायक, उनके चाचा एमपी नसीर खान रह चुके हैं। तो ऐसी पोजीशन में, और एक खानदान वाले हैं भाई, उनका एक पूरा सेटअप है। तो क्या ओवैसी साहब उनके खानदान के लोगों से जाकर मिले, उनकी अहलिया से मिलकर पूछा कि मुकदमे की सूरत क्या है, कैफियत क्या, हालत क्या है, कहां तक क्या पहुंचा, क्यों नहीं जो है जमानत मिल रही है? आपने ये सब कुछ जानने की कोशिश नहीं की। आपको सिर्फ राजनीति करनी है, मुद्दा उठा दिया। आजम खान का मुद्दा आप उठा रहे हैं, मुख्तार अंसारी का क्यों नहीं उठा रहे हैं? अच्छा, सवाल ये भी पैदा होगा। अतीक अहमद का क्यों नहीं उठा रहे हैं? सवाल ये भी पैदा होगा। अब जब ये सवाल होगा तो आप कहेंगे मुख्तार अंसारी जो है गुंडा थे। भाई बचाव में आप यही कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप मंच से कह दें कि मुख्तार अंसारी गुंडा थे इसलिए वो जेल में है। अगर है तो आप कह के दिखाइए, और अगर नहीं है तो आप लड़ के दिखाइए। तो आप सिर्फ आजम खान का वो क्या कहते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल पॉलिटिकल कर रहे हैं, आप फायदा उठाना चाह रहे हैं और मुस्लिम वोटों को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। ये गलत है। मुद्दा इमोशनल नहीं होना चाहिए, मुद्दा जज्बाती नहीं होनी चाहिए। मुझे तो ओवैसी साहब की पार्टी के नाम पे ही हमेशा एतराज रहता। देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ धर्म की राजनीति की जितनी उनकी जड़ें मजबूत होंगी उतना माइनॉरिटी का नुकसान होना है। अच्छा, आप पार्टी का नाम कुछ भी रखिए, लेकिन धर्म से हटकर रखिए। आप रखेंगे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और वो रखेंगे अखिल भारतीय हिंदू महासभा, वो रखेंगे हिंदू एकता दल, वो रखेंगे इत्तेहादुल हिंदुयीन। आपको नाम से क्या प्रॉब्लम है? मैं बता तो रहा हूँ। अच्छा, नाम से ही। हाँ, धर्म का नाम लिया आपने राजनीति में। हम भाजपा का विरोध क्यों करते हैं? हम आरएसएस का विरोध क्यों करते हैं? हम विश्व हिंदू परिषद का विरोध क्यों करते हैं? हम बजरंग दल का विरोध क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो हर बात पर धर्म की बात करती है। उसका नाम भी धर्म, उसका काम भी धर्म, उसका उठना, उसका बैठना सब धर्म। और धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, धर्म की बात करने के लिए संत, महात्मा, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, कारी, आलिम सब हमारे पास मौजूद है। अच्छा। पॉलिटिशियन को रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, माने मकान, दुकान, इसकी बात कीजिए आप, बिजली की बात कीजिए, पानी की बात कीजिए, आप एजुकेशन कैसे बेहतर दे सकते हैं उसकी बात कीजिए, सड़कें कैसे अच्छी बन सकती हैं उसकी बात कीजिए, स्वास्थ्य कैसे रह सकते हैं, कुपोषण से बच्चे को कैसे बचाए, ये पॉलिटिकल एजेंडा है। बहुत सारी ऐसी वीडियो भी चल रही है आजम खान की को लेकर कि उन्होंने पढ़ाई की बात की तो उनका यह हाल हो गया। फिर मैं वही ला रहा हूँ। तो इसका मतलब ओवैसी साहब समझ गए हैं कि जो पढ़ाई की बात करेगा वो जेल जाएगा। उनको भी जेल जाने से डर लग रहा, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उनको पता चल गया कि इस देश में धर्म की राजनीति में ही मजा है। जैसे अरबों खरबों नीलों कमा के राम मंदिर के नाम पर लोग मौज कर रहे हैं, वैसे ये भी बाबरी मस्जिद के नाम पर मौज करना चाहते हैं। जैसे अरबों खरबों नीलों कमाकर भाजपा वाले और उनके जो सहयोगी हैं वो सत्ता पर काबिज है, वैसे ये भी इस्लाम, मुसलमान, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, दरगाह, खानका, इसी का नाम ले लेकर राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन जनता तो ये कहती है ना, उनके चाहने वाले ये कहते हैं कि जब दूसरे कर सकते तो भाई हम क्यों ना करें। मैं कहता हूं कि दूसरे अगर गंदे हैं तो आप गंदे होंगे, दूसरे अगर नापाक हैं तो आप नापाक होंगे, दूसरे अगर झूठे हैं तो क्या आप झूठे होंगे, दूसरे देश को तोड़ना चाहते तो क्या आप तोड़ेंगे,
दूसरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं तो क्या आप बर्बाद करेंगे? हमें हमारे धर्म ने भी, जिस धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो, उस धर्म ने हमें कहा कि मुल्क की तरक्की, इंसानियत की तरक्की, इंसानियत की हिफाजत, इन सुकून, शांति, अमन, प्यार, भाईचारा को बढ़ाने के लिए आप काम करें। यानी वेलफेयर का काम आपको करना है, ये इस्लाम खुद कह रहा है आपको। अच्छा। और आप काम नहीं कर रहे। इस्लाम के नाम पर, उसकी आड़ में मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, खानका का नाम ले लेकर जज्बाती इशू, जज्बाती एजेंडे, जज्बाती नारे लेकर आप तो सदन में पहुंच जाएंगे, इस कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस माइनॉरिटी को हमेशा परेशानी झेलनी पड़ेगी। उनका तो ये भी कहना है, बाकी जिनको मौका दिया उन्होंने ही क्या कर लिया, हमें मौका दो, हम करेंगे। नहीं, मौका तो आपको मिला। आप अल्हम्दुलिल्लाह कई दशक से, आपके अब्बा हुजूर भी एमपी थे, आप भी एमपी थे। जरा आप बताएं, पूरे भारत में बाबरी मस्जिद मुद्दे के अलावा आपने क्या क्या किया? उस बाबरी मस्जिद को भी शहीद करवा कर दम लिया, उस बाबरी मस्जिद की जमीन भी मैंने कब्जा करवा कर आपने दम लिया। आप बैरिस्टर, मैं करा दिया, मैं कह रहा हूं करवाया। बैरिस्टर थे आप, फाइट क्यों नहीं किया? आप लड़े क्यों नहीं? आपकी लड़ाई गलत थी, इसलिए हार हुई। 3 तलाक पर आपने लड़ाई लड़ी, आप हारे हुए हैं। शाहबानों पर आप लड़ाई लड़े, आप हारे हुए हैं। जिन जिन धार्मिक मुद्दों पर राजनीति की गई, मुसलमान उन तमाम मुद्दों पर हारा। मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं नौजवान मुसलमानों को जो जज्बाती बन रहे हैं, फिर तुम हारोगे राजनीति में और चुनाव के बाद हाथ मलते रहोगे। आज बंगाल की जीत पर यही भक्त कमेंट करते हैं कि ममता ने जो कुछ किया वो ममता ने नहीं किया, बंगाल के उन दानिश्वर मुसलमानों ने किया, जिसने न सिर्फ ओवैसी साहब को बल्कि नाम नेहाद उन तमाम पार्टियों को हाशिए पर ढकेला। और उसके तो आपके हिसाब से उस हिसाब को चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए? चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहिए। हाँ। पहले तो अपने पार्टी का नाम बदल दें, इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़कर बहुत सारा कॉमन नाम है। इस देश में कॉमन इशू होना चाहिए। पॉलिटिक्स में मजहब इशू नहीं है, अच्छा। ठीक है, कॉमन इशू है, जो हमारे भी हैं, आपके भी हैं। ट्रेन पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब चलेगा, जहाज पर सब चलेगा, सड़क पर सब चलेगा, स्कूल में सब पढ़ेगा, अस्पताल में सब जाएगा। मुसलमान का अलग अस्पताल खुलवाइएगा, हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग स्कूल खुलवाइएगा, हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग सड़क बनाइएगा, हिंदू का अलग। क्यों राजनीति को अलग अलग धड़े पर आप लेकर जाना चाह रहे हैं? ये अलगाववादी राजनीति है और समाज को जोड़ने वाली राजनीति होनी चाहिए। देश में आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फाइट हुआ, उसी बीच में हिंदू महासभा कूदी और हिंदू महासभा ने बड़ी चतुराई से, आज इतिहास के पन्ने पर मैं बात कर रहा हूं, हिंदू महासभा का मुस्लिम लीग से अलायंस था। जितने जानकार हैं वो पूछ लेंगे, कमेंट करने से पहले अब गूगल से ही पूछ लेंगे, छोड़िए सबसे अदनी सी बात, मुस्लिम लीग का हिंदू महासभा से अलायंस था। क्यों था साहब? एक मुस्लिम और एक हिंदू, दोनों के एजेंडे में अलगाव था। नतीजा क्या हुआ 47 में? नतीजा दिख गया ना भाई, मुल्क बटा कि नहीं बटा? अलगाव। अभी फिर मैं कह रहा हूं कि इस तरह की जितनी भी मुस्लिम पार्टियां हैं उनको आरएसएस का इनडायरेक्टली सपोर्ट है। ओवैसी साहब बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है, एजेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ओवैसी साहब का कोई लेना देना आरएसएस से नहीं। वही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ओवैसी साहब का कोई लेना देना आरएसएस से नहीं है, लेकिन जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो आरएसएस के राह को हमवार कर रहे हैं। ये मेरा कहना, जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उससे हिंदूवादी संगठन मजबूत होगा। जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस पर धर्म की राजनीति करने वाले वो भाजपा और आरएसएस और दुनिया की। अच्छा, मेरा एक सवाल और भी है, कई सारे दर्शक पूछते हैं, जैसे आजम खान का समाजवादी पार्टी में जो भी हाल फिलहाल हर्ष हो रहा है, जिसे लेकर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे ही बसपा में भी कई ऐसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी है, इसके अलावा कई और हैं, उस पर क्यों? नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ कुछ हुआ था ना, वो तो पॉलिटिकल, उनको बसपा पसंद नहीं आया, उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया, उनकी मर्जी, वो कांग्रेस में चले गए। उन्होंने छोड़ते वक्त जो तरीका अपनाया, मुझे उस पर भी एतराज है। अच्छा, गलत तरीका अपनाया। आपको अगर मायावती की पॉलिसी से मैंने एतराज था, सीधा इस्तीफा देते, सीधा जो दल आपको अच्छा लगता आप चले गए। राजनीति करने वाला आजाद है भाई, देश आजाद है, हम क्यों कहें? मेरा कहने का मतलब है कि वो बसपा पे नहीं बोल रहे, समाजवादी पर ही सारा अटैक कर रहे हैं इस इलेक्शन के दौरान। बसपा पर नहीं बोल रहे, समाजवादी पर अटैक कर रहे हैं। उसके पीछे तो कांग्रेस की बनाई हुई अपनी एक पॉलिसी है। अच्छा, ठीक है, वो कांग्रेस इस्तेमाल करेगी, अभी इमरान प्रतापगढ़ी का भी करेगी। देखिए, पार्टियों का अपना एजेंडा, उससे मुस्लिम हिंदू नहीं ना बन रहा बात भाई।
वो सपा पर ना अटैक कर रहे हैं, सपा की पॉलिसी पर या उसकी सपा परिवार पर, उसमें धर्म नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी अटैक करेंगे तो परिवार पर, चाहे सपा पर करें भाजपा पर करें, वो पॉलिटिकल आदमी हैं। लेकिन जैसे आप हिंदू शब्द इस्तेमाल करेंगे जो योगी जी करते हैं, जैसे आप मुस्लिम शब्द इस्तेमाल करेंगे जो ओवैसी जी करते हैं, जैसे आप पार्टिकुलर आप किसी जाति धर्म का जब नाम लेते हैं तो आपका दायरा बंधता है, सीमा बन जाता है, और इस सीमा से मुसलमान को बाहर निकलना पड़ेगा। ये आरएसएस भी चाहती है कि मुसलमान एक सीमा में बंध जाए। तुम्हारा नेता तुम उधर जाओ, वैसे ही तुम्हारा नेता, मतलब मेरा सारा अधिकार गया, जो आज की सरकार में है। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान ईमानदारी से बता दे, आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं, पिछले 5 सालों में उसको लग रहा है कि सरकार उसकी है? नहीं लग रहा। एक थाने में भी वो जाता है तो उसे लगता है कि ये योगी की पुलिस है, एक एसपी के पास जाता है उसे लगता है कि योगी की पुलिस है, एक कलेक्टर के और माने ब्लॉक में जाता है बीडीओ के पास, उसे लगता है कि मेरी सरकार नहीं। किसी के मन की स्थिति के बारे में क्यों, कैसा कैसे है? मैं कह रहा हूं, वहां के लोग कहते हैं, जो फीडबैक है कि मेरी सरकार ही नहीं है। मतलब ऐसे कैसे हो गया कि आपकी सरकार ही नहीं है? तो है किसकी सरकार? इसका मतलब इनडायरेक्टली हिंदुओं की सरकार है। तो मुसलमान की सरकार कौन लाएगा? तो जी ओवैसी साहब लाएंगे। तो मतलब अब मुसलमानों की सरकार और हिंदुओं की सरकार आप बनवाएंगे। भारत के मैंने जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो सरकार नहीं बनेगी, अब सरकार भी अलग अलग बनेगी। इस सोच को खत्म करने की जरूरत है। अगर योगी जी धर्म की राजनीति करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं, जम के करते हैं, करते रहेंगे, चाहे वो जितने बड़े ताकतवर हो जाएं, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ओवैसी साहब भी अगर धर्म की राजनीति करेंगे तो हम उनका भी विरोध करेंगे और करते रहेंगे। हम लोग हमेशा शुरू से एक ही मुद्दा है, कॉमन पॉलिटिक्स, कॉमन बात कीजिए और सबके हित की बात कीजिए, जनहित की बात कीजिए, इंसानियत की बात कीजिए और इंसानियत के फलाह बहबूद और उसकी तरक्की की बात कीजिए। यह है राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता पर छोड़ते हैं कि वो आपके विचारों को किस तरह से लेते हैं, लेकिन आपने जो चीज़ कही है कॉमन पॉलिटिक्स, वो तो होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा, रोजगार, विकास, ये मुद्दा पहले रखना चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति। किसी एक नेता को टारगेट करके बहुत सारे लोगों का जो वोट मांगने का तरीका है वो भी ठीक नहीं है। बाकी जो और चीज़ें हो रही हैं, दूसरे जो कर रहे हैं, अगर उसको फॉलो करके कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में।